नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पटियाल और आपका स्वागत है द आर्ट टॉक में। दोस्तों, भारत का सबसे एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोग्राम अभी पूरी तरह आसमान में आया भी नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर शुरू हो चुकी है। और यह लड़ाई किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई है उसके इंजन की। क्योंकि इंडिया का एमका कितना भी एडवांस क्यों ना हो, अगर इसके फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए वर्ल्ड क्लास प्रपल्शन कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं हुई तो इस एयरक्राफ्ट की पूरी पोटेंशियल हासिल करना मुश्किल होगा। नाम है एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एक ऐसा इंडिजिनियस स्टेल्थ फाइटर जिसे इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर का महत्वपूर्ण पिलर माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना और फाइटर इंजन बनाना दो बिल्कुल अलग अलग चैलेंजेस हैं। दुनिया के कई देश एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कटिंग एज मिलिट्री टर्बोफैन टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले देश आज भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फाइटर इंजन के अंदर हजारों आरपीएम पर घूमते हुए कंपोनेंट होते हैं, एनॉर्मस प्रेशर होता है और कंबशन के दौरान बेहद हाई टेम्परेचर पैदा होते हैं। इंजन को लाइट वेट भी होना है, पावरफुल भी, रिलायबल भी और लंबे समय तक एक्सट्रीम कंडीशन में ऑपरेट भी करना है। यही वजह है कि एडवांस फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सबसे डिफिकल्ट टेक्नोलॉजीज में गिना जाता है। भारत ने इंडिजिनियस फाइटर इंजन बनाने की कोशिश कई दशकों पहले शुरू की थी। कावेरी प्रोग्राम ने इंडिया को वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज दी, लेकिन रिक्वायर्ड थर्स्ट, रिलायबिलिटी और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन की चैलेंजेस ने इस जर्नी को कठिन बना दिया। नतीजा, इंडिया को अपने कई फ्रंटलाइन फाइटर्स के लिए फॉरेन ओरिजिन इंजन्स पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब कहानी बदल रही है, क्योंकि इस बार इंडिया सिर्फ एक इंजन खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा, इंडिया एक पूरा प्रपल्शन इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस रेस में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, फ्रांस की सैफ्रॉन, डीआरडीओ और इंडिया का ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया इस बार सिर्फ फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूजर बनेगा या एडवांस फाइटर इंजन कैपेबिलिटीज को खुद डेवलप करने की दिशा में निर्णायक छलांग लगाएगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, एमका इंडिया के फ्यूचर एयर पावर आर्किटेक्चर के सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम में से एक है, एक स्टेल्थ फाइटर कंसेप्ट जिसे नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन स्टेल्थ फाइटर की असली ताकत सिर्फ उसके शेप या रडार सिग्नेचर में नहीं होती, उसके पीछे होती है प्रोपल्शन। इंजन जितना पावरफुल और एफिशिएंट होगा, एयरक्राफ्ट को उतना बेहतर एक्सेलरेशन, क्लिंब, रेंज, पेलोड और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस हासिल करने में मदद मिल सकती है। और इसी वजह से एमका के फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए हाई थ्रस्ट इंजन कैपेबिलिटी एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडिया के साथ एडवांस फाइटर इंजन कॉर्पोरेशन को लेकर दो बड़े यूरोपियन एरोस्पेस नेम्स चर्चा में हैं, रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन। एक तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस मिलिट्री एविएशन और एडवांस प्रपल्शन में इसका एक्सपीरियंस कई दशकों पुराना है, दूसरी तरफ फ्रांस की सैफ्रॉन, और सैफ्रॉन के साथ इंडिया का एरोस्पेस रिलेशनशिप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह कंपटीशन सिर्फ इस बात की नहीं है कि इंजन कौन बनाएगा। असल सवाल इससे कहीं बड़ा है। अगर इंडिया को फ्यूचर फाइटर इंजन चाहिए तो क्या इंडिया को सिर्फ असेंबल्ड हार्डवेयर मिलेगा या डिज़ाइन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, मटेरियल टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग कैपेबिलिटी और फ्यूचर अपग्रेड्स पर ग्रेटर इंडियन कंट्रोल? क्योंकि दोस्तों, एक फॉरेन इंजन खरीदना और एक फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डेवलप करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं, और यही इस पूरी कंपटीशन का स्ट्रेटेजिक सेंटर है। दोस्तों, अब एक सवाल उठता है, अगर इंडिया को इंडिजीनियस इंजन चाहिए तो एमका के लिए क्या किया जाए? क्या इंडिजीनियस इंजन बनने तक पूरा फाइटर प्रोग्राम वेट करे? नहीं। और यही वजह है कि प्रूवन फॉरेन प्रपल्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इसी कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण इंजन है। यानी एक तरफ एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट
आगे बढ़ सकता है और दूसरी तरफ इंडिजिनस प्रपल्शन कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सकती है। इसे आप ऐसे समझिए, एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और इंजन प्रोग्राम पैरेलल ट्रैक्स पर चल सकते हैं, लेकिन एक क्लियर शीट फाइटर इंजन डेवलप करना बहुत लंबी जर्नी है। पहले इंजन आर्किटेक्चर, फिर कंप्रेसर, फिर कंबस्टर, फिर टरबाइन, फिर एडवांस मटेरियल्स, फिर कूलिंग सिस्टम्स, फिर डिजिटल इंजन कंट्रोल्स, फिर ग्राउंड टेस्टिंग, फिर इंड्योरेंस टेस्टिंग और उसके बाद फ्लाइट टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन। इसलिए यह कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म नेशनल टेक्नोलॉजी चैलेंज है। और अगर इंडिया इस जर्नी में सफल होता है तो फायदा सिर्फ एमका को नहीं मिलेगा, फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दूसरे हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म्स भी इस कैपेबिलिटी से बेनिफिट कर सकते हैं। यानी इंडिया सिर्फ एक इंजन डेवलप नहीं कर रहा होगा, वह एक फ्यूचर प्रपल्शन इकोसिस्टम तैयार कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की चर्चा होती थी तो फोकस लगभग पूरी तरह गवर्नमेंट लेबोरेटरीज और डिफेंस पीओसीज पर रहता था। अब तस्वीर बदल रही है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। टाटा, गोदरेज, एल&टी, भारत फौज, आजाद इंजीनियरिंग और कई स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर ग्लोबल एयरस्पेस सप्लाई चेन में अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। और यह सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक स्टोरी है, क्योंकि मॉडर्न जेट इंजन एक अकेली फैक्ट्री में नहीं बनता। इसके लिए चाहिए प्रिसिशन मशीनिंग, एडवांस कास्टिंग, फॉर्जिंग, सुपरलाइज, कोटिंग, रोटेटिंग कंपोनेंट्स, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेहद स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। उदाहरण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स और सैफ्रॉन के सहयोग से हैदराबाद में एडवांस एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप की गई हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडियन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ग्लोबल एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के साथ काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। और यही एक्सपीरियंस भविष्य में मिलिट्री प्रपल्शन प्रोग्राम्स के लिए एक इंडस्ट्रियल फाउंडेशन बन सकता है। यानी कमर्शियल एरोस्पेस मिलिट्री एरोस्पेस के लिए एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन फाइटर इंजन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजन के अलावा एक और प्रपल्शन रिवॉल्यूशन क्वाइटली आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज का बैटलफील्ड सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं लड़ा जाएगा। क्रूज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशन और ऑटोनोमस सिस्टम युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। और इन सभी सिस्टम में एक कॉमन रिक्वायरमेंट है प्रपल्शन। लेकिन मिसाइल और फाइटर इंजन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक फाइटर इंजन को लॉन्ग सर्विस लाइफ चाहिए, लेकिन एक्सपेंडेबल प्रपल्शन सिस्टम को मुख्य रूप से चाहिए कम वेट, कम कॉस्ट, हाई रिलायबिलिटी और मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। यानी अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में हजारों ऑटोनोमस वेपन्स डिप्लॉय करने हैं तो उनके प्रपल्शन सिस्टम भी बड़ी संख्या में तेजी से प्रोड्यूस करने होंगे। यही इंडिजिनियस स्मॉल टर्बोजेट टेक्नोलॉजीज और प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हासिल करते हैं। डीआरडीओ की प्रपल्शन रिसर्च और इंडियन इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अगर एक साथ स्केल होती है तो इंडिया के पास एक मजबूत डोमेस्टिक टैक्टिकल प्रपल्शन इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। आजाद इंजीनियरिंग जैसी स्पेशलाइज्ड कंपनीज इस ग्रोइंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। और यही डायरेक्शन एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाती है। इंडिया सिर्फ बिग फाइटर इंजन्स पर फोकस नहीं कर रहा, वह स्मॉल, अफोर्डेबल और मास प्रोड्यूसेबल प्रपल्शन सिस्टम की तरफ भी बढ़ रहा है। क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड में क्वांटिटी भी एक कैपेबिलिटी है और प्रपल्शन उस क्वांटिटी को पॉसिबल बनाती है। लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की असली परीक्षा बैटलफील्ड पर नहीं, इंजन के अंदर होती है। और वहां सबसे बड़ा दुश्मन होता है हीट। दोस्तों, एक मॉडर्न जेट इंजन के अंदर सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक क्या है? आंसर है एक्सट्रीम टेम्परेचर। इंजन के कंबस्शन सेक्शन में टेम्परेचर्स बेहद हाई हो सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट इंजन को ऐसे इन्वायरमेंट में भी रिलायबल तरीके से ऑपरेट करना होता है। यही मटेरियल साइंस पूरे गेम को बदल देती है और इसी वजह से सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसी टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है।
नॉर्मल मेटल स्ट्रक्चर में माइक्रोस्कोपिक ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेस के दौरान ये बाउंड्रीज पोटेंशियल वीक पॉइंट बन सकती हैं। लेकिन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड एक कंटिन्यूस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किया जाता है। इससे हाई टेम्परेचर मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। इंडिया में डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी DMRL निकल बेस्ड सुपर अलॉयज, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी जैसे क्रिटिकल एरियाज में महत्वपूर्ण कैपेबिलिटीज डेवलप कर चुका है। लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाना काफी नहीं है, ब्लेड को कूल भी रखना पड़ता है। इसलिए एडवांस टरबाइन ब्लेड्स के अंदर बहुत छोटे इंटरनल कूलिंग पैसेजेस बनाए जाते हैं। इन पैसेजेस में कूलिंग एयर सर्कुलेट की जाती है और ब्लेड को एक्सट्रीम थर्मल इन्वायरमेंट में कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखने में मदद मिलती है। यही वजह है कि एडवांस जेट इंजन को समझने के लिए सिर्फ एरोडायनेमिक्स समझना काफ़ी नहीं है, आपको मेटलर्जी भी समझनी होगी। क्योंकि आखिरकार फाइटर इंजन की असली लड़ाई सिर्फ हवा के खिलाफ नहीं है, हीट के खिलाफ भी है। और जो देश इस हीट को कंट्रोल करना सीख लेता है वह एडवांस प्रपल्शन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। तो दोस्तों, अब पूरी तस्वीर को एक बार फिर देखिए। एक तरफ है एमका, दूसरी तरफ हाई थ्रस्ट इंडिजिनस इंजन की एम्बिशंस, इसके नीचे है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन टेक्नोलॉजी, एडवांस सुपर अलॉयज, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, कूलिंग टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके आसपास इंडिया की रैपिडली एक्सपेंडिंग प्राइवेट एरोस्पेस इंडस्ट्री। टाटा, गोदरेज, आजाद इंजीनियरिंग और कई दूसरे स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर इस इकोसिस्टम को इंडस्ट्रियल डेप्थ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ रोल्स रॉयस और सैफरन जैसे ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सॉवरेनिटी। क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह नहीं है कि आज से हर कंपोनेंट इंडिया में ही बने। इसका मतलब है इंडिया के पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को समझने की कैपेबिलिटी हो, उसे डिजाइन करने की कैपेबिलिटी हो, मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी हो और समय के साथ उसमें सुधार करने की कैपेबिलिटी भी हो। यही असली आत्मनिर्भरता है। भारत ने एरोस्पेस प्रपल्शन की जर्नी में कई सेटबैक देखे हैं। कई प्रोग्राम्स ने अपेक्षित परिणाम देने में समय लिया है, लेकिन हर सेटबैक ने एक टेक्नोलॉजी लेसन छोड़ा है। और आज कमर्शियल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मिसाइल प्रपल्शन तक, मेटलर्जी से लेकर फाइटर इंजन डेवलपमेंट तक और गवर्नमेंट रिसर्च से लेकर प्राइवेट इंडस्ट्री तक एक पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एमका कब उड़ान भरेगा, असली सवाल यह है जब एमका आसमान में होगा तो उसके पीछे की क्रिटिकल प्रपल्शन टेक्नोलॉजी पर कितना इंडियन कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेता है तो वह एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर होगा, लेकिन अगर इंडिया उसके इंजन की डिजाइन, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और फ्यूचर अपग्रेड्स पर भी मास्टरी हासिल कर लेता है तो कहानी बिल्कुल अलग होगी। तब इंडिया सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बनाएगा, वह एरोस्पेस पावर बनेगा। और दोस्तों, यही है इंडिया की जेट इंजन रेवोल्यूशन की असली कहानी। क्योंकि आसमान पर सॉवरेनिटी सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से हासिल नहीं होती, उसके दिल पर कंट्रोल होना भी जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।